हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मीना पांडे आज पुनः अपने चैनल मीना मैम साइंस पर आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत सब लोगों बच्चों तक शेयर करें। आज का वीडियो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पूरी साइंस। जी हाँ, पूरी साइंस सिर्फ एक ही वीडियो में। अब कैसे पढ़ेंगे पूरी साइंस और इसका क्या फ़ायदा है? तो हम जो जितने भी अंतर डिफरेंसेस पूरी साइंस हमारी क्लास 10th की साइंस में है वो आज हम पढ़ेंगे, और उसके माध्यम से हम बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के डायग्राम को छोड़कर बाकी हम पूरी साइंस आज इसमें कवर करेंगे। तो यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो कृपया अपने स्कूल में अन्य बच्चों को भी इसको शेयर करें। तो हम 10 से 15 जो अंतर है, डिफरेंसेस है, वो पूरी साइंस में से निकाल के पूरी साइंस का निचोड़ जो है आपके बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए आज हम इसकी तैयारी करते हैं। तो चूंकि बच्चों अधिगम का या सीखने का एक तरीका है, याद करने का तरीका है कि हम सरल से कठिन की ओर चलते हैं। तो हमारी कक्षा 10 की विज्ञान में 3 पार्ट्स है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो सबसे पहले हम शुरू सरल से कठिन की ओर चलते हैं। पहले हम बायोलॉजी के सारे अंतर पढ़ेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री के पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिजिक्स को कवर करेंगे। तो बायोलॉजी पे सबसे पहले हम चलते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या है, अंतर या डिफरेंसेस। आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंसेस। तो सबसे पहला जो अंतर पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर। क्या? स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हैंडराइटिंग पे ध्यान ना दें, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो पर जो बोल रहे हैं वो आपको आराम से समझ में आएगा और उसको आप बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वयंपोषी। तो स्वयं मीन्स स्वयं और पोषी मीन्स पोषण करने वाला, यानी स्वयं का पोषण करने वाला। विषमपोषी मतलब दूसरों पर निर्भर रहने वाला। ठीक है, तो स्वयंपोषी क्या कहते हैं? वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो भोजिन क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी कहलाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वयंपोषी कहलाते हैं। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, दूसरों पर निर्भर होते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। इस बोर्ड पर लिखने का एक्सपीरियंस भी नहीं है मेरा मार्कर से, इसलिए आज बिल्कुल भी लिखते नहीं बन रहा है, बट हमें फोकस करना है अपने इस पर, सब्जेक्ट पर। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वयंपोषी कहलाते हैं। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वो विषमपोषी कहलाते हैं। तो ये पोषण में भी आ जाएगा, कभी ये इस तरह से आ जाता है स्वयंपोषी जीव किसे कहते हैं या विषमपोषी जीव किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से 4-5 प्रकार के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो जो अब कौन बनाता है अपना भोजन? हम बनाते हैं, हाँ हम ही तो बनाते हैं, है ना। रोटी बनाते, सब्जी बनाते? जी नहीं। जो अपना भोजन बनाना मीन्स निर्माण करना, है ना, उत्पादन करना। तो वो कौन होते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में आप लिख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मेन पॉइंट आपको इसमें समझा रही हूँ यहाँ पे। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, और जो दूसरे के भोजन को खाते हैं, उपभोग करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। तो जो विषमपोषी की श्रेणी में जो भी जीव आते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? ये उत्पादक कहलाते हैं, ये उपभोक्ता कहलाते हैं। अब इनमें कौन आता है? उत्पादक कौन है? उत्पादन कौन करता है ना? फैक्ट्री नहीं। उत्पादन कौन करता है? फसल। सभी हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। इसमें हम लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, सभी हरे पौधे, और कुछ नील हरित शैवाल भी होते। और इसमें हम लिखेंगे क्या? सभी जीव जंतु। सभी जीव जंतु, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये सभी इसमें विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये पहला पोषण, पहला अंतर, सबसे मुख्य अंतर हमारा
प्रथम हुआ, एक बार फिर से रिवाइज कर लिए, जो अपना स्वयंपोषी और विषमपोषी। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। स्वयंपोषी उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि ये उत्पादन करते हैं अपने भोजन का, और ये उपभोक्ता कहलाते हैं क्योंकि ये भोजन का उपभोग करते हैं। इसकी श्रेणी में कौन कौन आता है? सभी हरित पौधे और नीलहरित शैवाल स्वयंपोषी की श्रेणी में आते हैं। और विषमपोषी में सभी जीव जंतु, आप चाहे नाम लिख दें या सभी जीव जंतु लिख दें, इतना आएगा। तो ये हुआ हमारा पहला। इसके बाद हम अगले उस पर चलते हैं। इससे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन भी बन जाएंगे, 2 नंबर के भी बन जाएंगे, और यदि 3 नंबर में आता है तो वैसे 1 या 2 नंबर में ही बनेगा ये, तो आप इसको लिख सकते हैं। अगला है हमारा रक्त और लसिका में अंतर। आप सबने पढ़ा होगा, खूब अच्छे से पढ़ा होगा, सबको पता भी होगा रक्त और लसिका क्या है। फिर भी आज हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। रक्त मीन्स ब्लड और लसिका एक लिम्फ होता है, ठीक है। तो रक्त और लसिका में अंतर, ये क्या है? ये रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी लिखेंगे और 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी तैयार करेंगे। रक्त डैश 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 है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। तो हम लिखेंगे रक्त एक तरल मीन्स लिक्विड, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक लाल रंग का लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे रक्त एक लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। और इसे हम लिखेंगे लसिका कैसी होती है? लसिका रंगहीन होती है। रंगहीन, ये भी एक प्रकार का ऊतक है। लसिका रंगहीन द्रवीय ऊतक है, यह तरल ऊतक है। अब चूंकि रक्त सबको पता है लाल रंग का होता है, तो इसका रंग लाल होता है, ये भी लिख सकते हैं हम इसमें, इसका रंग लाल होता है। वही क्वेश्चन फर्स्ट वाला दोबारा रिपीट होता है। और ये कैसा होता है? रंगहीन होता है, ये रंगहीन होता है। यदि हम रंग की, यहाँ हमने ऊतक की बात की थी, ये लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है, इसको हमने कहा था रंगहीन द्रव्य ऊतक है। ये लाल रंग का होता है, ये रंगहीन होता है। अगला हम जानते हैं कि रक्त में प्रोटीन पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये आप बताएंगे। इसमें हम लिखेंगे, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। आपके लिए एक होमवर्क है 2 मिनट के लिए, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। और इसमें क्या लिखेंगे हम? प्रोटीन कम होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो रक्त में जो पाए जाने वाला प्रोटीन है उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीम प्रोटीन होता है उसमें, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसमें हीम प्रोटीन होता है। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें 2 हमने 1 नंबर के क्वेश्चन भी से तैयार कर दिए हैं, MCQ। और इसमें उत्सर्जी पदार्थ कम होते हैं, वेस्ट मटेरियल पदार्थ कम होते हैं। और इसमें रक्त में उत्सर्जी पदार्थ कम होते हैं, लसिका में उत्सर्जी पदार्थ अधिक होते हैं, ठीक है। तो इतने 4 क्वेश्चन आप लिखाएंगे तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन, और प्लस इसमें 2 1 नंबर के क्वेश्चन की रक्त डैश डैश ऐसा एक लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक। दूसरा, रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में हीम प्रोटीन पाया जाता है, और उसमें हीम धातु होती है। एक और क्वेश्चन इससे निकलता है, हीम धातु, अगर रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो उसमें होती है हीम, यानी Fe, आयरन, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन तैयार। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। रक्त लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है, लसिका एक रंगहीन द्रव्य ऊतक है। ये लाल रंग का होता है, इसमें रंगहीन होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। रक्त में उत्सर्जी पदार्थ कम होते हैं और लसिका में उत्सर्जी पदार्थ अधिक होते हैं। एक और हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, वो यहीं आ जाएगा वो वाला टॉपिक। इसमें लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं, रेड ब्लड कार्पल्स। चल अगला
देखिए हम 4 नंबर के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, 3 नंबर के भी क्वेश्चन कर रहे हैं और 1 नंबर के भी क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था आज हम पूरी साइंस को हम इसमें कवर करते चलेंगे। तो बस एक बार ये वीडियो आप सब तक पहुंचा दीजिए और 2-3 बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो भी आपकी पूरी साइंस आप बहुत अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं। अगला जो अंतर है हमारा बायोलॉजी के अंतर्गत वो है ऑक्सीश्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर। ऑक्सीश्वसन और अनाक्सी श्वसन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्सी मीन्स वायुवीय, दो तरह से आप पूछा जाता है ये, वायुवीय श्वसन और इसको बोलते हैं अवायुवीय श्वसन। तो बहुत इजी है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। वायुवीय श्वसन यानी वायु के उपस्थिति में होता है, अवायु श्वसन यानी कि वायु की अनुपस्थिति में होता है। श्वसन मीन्स सांस लेना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का अंदर बाहर करना। तो ये कब होता है? हम लिखेंगे इसको वायुवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। हम लिखेंगे ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। अगला हम लिखेंगे अनाक्सी श्वसन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है या वायु की अनुपस्थिति में होता है, कि अनुपस्थिति में होता है। आगे आप लिख लीजिएगा, याद करना है आपको। दूसरा, चूंकि ये उच्च वर्गीय जीवों में होता है, ये अनाक्सी श्वसन निम्न वर्ग में या कोशिकीय में होता है, जैसे अमीबा पैरामीशिया होते हैं ना, ये उनमें होता है, ठीक है। दूसरा, ये क्रिया कहाँ होती है? यह क्रिया अक्सर श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है, ठीक है। और इसमें है हमारा, ये क्रिया कहाँ होती है? यह केवल कोशिका द्रव में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। यह केवल कोशिका, अब पूरा पूरा आप लिख लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग देखोगे नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी लेकर चलना। यह केवल कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। अगला, ये जो क्रिया होती है इसमें अंतिम उत्पाद क्या होता है पता है आपको? अंतिम उत्पाद, जब क्रिया पूरी होती है, अंतिम उत्पाद, सॉरी, इसमें जो अंतिम उत्पाद होता है, लास्ट प्रोडक्ट, वो CO2 तथा जल होता है। जल मीन्स H2O होता है, ये आप लोग लिख लेंगे। और इसमें जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? CO2 तथा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, C2H5OH। हम एल्कोहल भी लिख देंगे क्योंकि एल्कोहल, ओके, ठीक है। इसमें अधिक ऊर्जा निकलती है। जब ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है या निकलती है। और इसमें ऑक्सीश्वसन की क्रिया में 1 2 3 और यह चौथा, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा किस रूप में निकलती है पता है? किस रूप में निकलती है बताइए? ATP के रूप में। इसमें 38 ATP होती है और इसमें शायद 2 ATP होती है, इसलिए मैंने कम और अधिक लिखा है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ऑक्सीश्वसन और अनाक्सीश्वसन में अंतर। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनाक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसको आप वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। यह क्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है, और यह क्रिया केवल माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी, सॉरी, यह क्रिया केवल कोशिका द्रव में पूरी होती है। इसमें क्रिया होने के पश्चात जो अंतिम उत्पाद होता है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, और इसमें जो अंतिम उत्पाद होता है वो CO2 तथा एल्कोहल होता है। बहुत इजी है ना, याद हो गया ना सबको? और इसमें अधिक ऊर्जा निकलती है, इसमें कम ऊर्जा निकलती है। वेरी सिंपल। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट डिफरेंस की ओर। याद हो गया ना?
याद करना है, बार बार पढ़ना है, देखना है वीडियो को, शेयर करना है और लाइक करना है पसंद आए तो। वैसे मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा ही और आना ही चाहिए। जब आपके नंबर आएंगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ ये वीडियो बहुत पसंद आया। यदि आप लाइक करेंगे नहीं ना और नंबर अच्छे आएंगे ना तो उसके बाद भी लाइक कर देना। सॉरी, अगला है हमारा जाइलम और फ्लोएम। क्योंकि हम अभी केवल जीव विज्ञान बायोलॉजी वाले ले रहे हैं इसलिए हम ये मैंने जाइलम और फ्लोएम नाम तो सुना ही होगा, है ना? कहाँ से सुना? बहुत पहले से पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है और छोटी छोटी क्लासेस 6, 7 से भी ये शुरू हो जाता है। तो ये क्या होते हैं जाइलम और फ्लोएम? ये जाइलम और फ्लोएम दोनों ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? ये ऊतक हैं। ऊतक मीन्स टिश्यू, ठीक है। और ये जो होते हैं कहाँ होते हैं? ये पादप ऊतक है। पादप मीन्स पौधों में पाए जाने वाले ऊतक। तो पौधों में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनको संवहनी ऊतक भी कहते हैं। संवहनी ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संवहन करते हैं। संवहन मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं जल या भोज्य पदार्थों को। तो चूंकि आपने पढ़ ही लिया है कि जाइलम और फ्लोएम संवहन करते हैं, तो कौन किस चीज का संबंध करता है ये अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक बार फिर से मैं इस पूरे चैप्टर को टॉपिक को कवर करूंगी। जाइलम जैसे जैसे जाइलम जैसे जल, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और एफ से फ्लोएम। फ्लोएम, अब फ्लोएम किसका करता होगा? एफ से और क्या होता होगा? तो हम खाने को क्या बोलते हैं? ईटिंग नहीं, खाने को, भोजन को। भोजन को क्या बोलते हैं? फूड बोला जाता है ना, फूड, FWD, फूड। फूड मीन्स खाना, ठीक है। तो ये होता है फूड। एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड। फूड यानी भोज्य पदार्थ, ठीक है। यदि हम हिंदी में लिखेंगे तो भोज्य पदार्थ। तो सीधी सी ये संवहनी ऊतक है। हम लिखेंगे जाइलम पौधों में जल का संवहन करते हैं। जाइलम पौधों में जल का संवहन करते हैं। और फ्लोएम क्या करते हैं? फ्लोएम यह पौधों में क्या करते हैं? यस, पौधों में भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। तो ये बहुत मेन डिफरेंस है, आपका हमेशा याद रखने वाला। और अब इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आप याद रखेंगे जा से जाइलम, जा से जल, फर्स्ट से एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। फूड यानी भोज्य पदार्थ। तो जाइलम पौधों में जल का संवहन करते हैं, फ्लोएम पौधों में भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। अगला है हमारा, ये कहाँ करते हैं? कहाँ से कहाँ करते हैं? कोई दिशा भी तो होगी, है ना? तो चूंकि जल कहाँ से मिलता है पौधों को? जहाँ मिट्टी से या गमले से, जहाँ भी पौधे लगे होते हैं। अब वो कहाँ होते हैं? जड़ों में क्या देते हैं हम पौधों को बड़ा होने के लिए? पानी देते हैं, यानी कि जल देते हैं। तो ये जड़ों से ऊपर की ओर संवहन करते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर संवहन का काम करते हैं। और पौधों में भोज्य पदार्थ कहाँ से बनता है? आलू, मटर, टमाटर, रोटी, क्या बनता है पौधों में? पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के से ही भोजन बनता है ना। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है फोटोसिंथेसिस से, उसको पत्तियों में या तनों पत्तियों में, तो उससे पूरे पौधे में वितरित करता है। यह पत्तियों से पूरे पौधे में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरे पौधे में संवहन करता है। राइटिंग समझ में ना आए तो जो बोल रहे हैं वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जाइलम पौधों में जल का संवहन करता है, फ्लोएम पौधों में भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। ये जाइलम नीचे से ऊपर की ओर संवहन करता है जल का, और ये पत्तियों से पूरे पौधे में इसका संवहन करते हैं। तो यही इसके मुख्य जो पॉइंट होते हैं वो यही होते हैं।
जाइलम में जाइलम नलिकाएं, वो इसका क्वेश्चन नहीं है, आप इसको छोड़िए। अभी 10th के लिए आपको इतना ही लिखना है। जाइलम किस 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 बना होता है, अगले क्वेश्चन में आपको ये आता है कि क्या क्या इसके अवयव होते हैं जाइलम के और फ्लोएम के। तो आप ये 2 आंसर भी लिख के आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला हमारा क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बाद बहुत अच्छा है, बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है और हमें नॉलेज इसका होना चाहिए। अगला है हमारा धमनी। जल्दी तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा ना सबको? धमनी और शिरा, धमनी और शिरा में अंतर। धमनियां रक्त को जो ले जाने का काम करती हैं, वो कौन करता है? धमनियां। ऐसे खुला रक्त तो नहीं बहता ना, एक हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वो क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र। रक्त धमनियों और शिराओं में बहता है, तो उसका अब ये क्या क्या काम है और कैसे ले जाती हैं, कैसी होती हैं, मुख्य रूप से हमें इसका अंतर हम समझेंगे। तो धमनियां मोटी होती हैं, मोटी, मार्शल, मार्शल में वही मोटी को ही कहेंगे, और लचीली होती हैं। मतलब भले ही मोटी होती हैं लेकिन वो कैसी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनमें। और शिराएं कैसी होती हैं, ये पतली तथा लचीली नहीं होती हैं, लचीली नहीं होती हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा बहुत महत्वपूर्ण, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, धमनियों में और शिराओं में किस तरह का रक्त बहता है? तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और जो शिराएं होती हैं, शिराओं में कैसा रक्त बहता है? शिराओं में फुफ्फुस, इधर हम एक चीज और लिखेंगे, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त, अपवाद है ये हम लिख लेंगे। और शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। फुफ्फुस मीन्स होता है फेफड़े में जाने वाली, जो फेफड़े की ओर जाती है वो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा कहलाती है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुस शिरा को छोड़कर, या हम कहेंगे फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। ठीक है। अब शुद्ध और अशुद्ध रक्त कैसा? शुद्ध मीन्स ऑक्सीजन युक्त, इसका आप दूसरा वर्ड ये भी दे सकते हैं कि धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, शिराओं में ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है। तीसरा है इसमें, ये लाल रंग की होती हैं, लाल रंग की दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। और इसमें हम क्या लिखेंगे, शिराओं में ये, चूंकि ये लाल रंग की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इनमें शुद्ध रक्त बह रहा है, प्योर, इसलिए ये लाल दिखाई दे रही है, क्योंकि शुद्ध रक्त लाल होता है। और ये कैसा है? ऑक्सीजन विहीन है, अशुद्ध है, तो अशुद्ध चीज मिलावट वाली हो जाएगी तो उसका कलर बदल जाता है, इसलिए ये कैसी होती है? ये नीले रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है। अभी और भी बहुत इम्पोर्टेंट अंतर रहेंगे, आप छोड़ के मत भाग जाइएगा वीडियो को बीच में। ठीक है। अगला है, एक और लिख लीजिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 4 नंबर का हमेशा। ठीक है। तो 4 नंबर का जब लिखेंगे तो 4 पॉइंट भी तो लिखने पड़ेंगे, है ना। इसमें जो होता है, इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं धमनियों में, इसमें कपाट या बाल्ब कपाट नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। और हम इसमें लिखेंगे, इसमें
कपाट पाए जाते हैं। तो ये आपके 4 नंबर का पक्के कंफर्म। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। धमनियां मोटी मांसल लचीली होती हैं, सिराएं पतली होती हैं, लचीली नहीं होती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियां लाल रंग की होती हैं, सिराएं नीले रंग की दिखाई देती हैं। इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं और इनमें कपाट पाए जाते हैं। तो आई थिंक आप सबको याद ही हो गया होगा, है ना, और याद किया हुआ है पहले से तो रिवाइज हो गया होगा। अब तो नहीं भूलेंगे ना कभी। चलिए अगला क्या है हमारा। तो हो रहा है ना आपकी पूरी साइंस कवर एक ही वीडियो में। ऐसा तो नहीं बोला ना हमने, झूठ तो नहीं बोला कि आपने बस थंबनेल देख के आ गए यहाँ पे और कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको। बुद्धू नहीं बनाते आपको। जो पढ़ाएंगे क्रीम पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? क्रीम, क्योंकि समय है कम तो ऐसे पढ़े हम। अगला है आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर। स्वपरागण और परपरागण में अंतर, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ये भी 4 नंबर में पूछा जाता है, कभी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो स्वपरागण, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। जब किसी, स्व मतलब स्वयं, है ना, नाम पड़ेगा। देखो आप जैसे संधि विच्छेद करना तो आपको आता ही होगा ना। संधि विच्छेद करोगे, शब्दों के अर्थ समझोगे, हिंदी अच्छी होगी तो साइंस बहुत अच्छी हो जाएगी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। स्वपरागण स्वयं में परागण, पर परागण दूसरे के साथ परागण। तो परागण क्या होता है? पराग कणों का जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं। वर्तिकाग्र क्या? फीमेल पार्ट पौधे का वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? स्वपरागण, स्वयं में परागण। ये तो इसे स्वपरागण कहते हैं। परपरागण में क्या होता है? इसमें परागकण अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र तक जाते हैं और परागण की क्रिया करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। इसमें पौधे का द्विलिंगी होना बहुत आवश्यक होता है। यदि स्वपरागण होता है तो उसी पौधे में मेल पार्ट होना चाहिए, उसी में फीमेल पार्ट होना चाहिए, यानी कि द्विलिंगी होना चाहिए। दोनों लिंग एक ही पुष्प में होना चाहिए और इसमें एक ही पौधे में होना चाहिए। इसमें ऐसा आवश्यक नहीं है। इसमें पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक है। द्विलिंगी समझ गए ना? बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है। और इसमें क्या रखेंगे दूसरा? इसमें ऐसा आवश्यक नहीं कि पुष्प द्विलिंगी हो, आवश्यक नहीं। ठीक है। इसके जो पौधे होते हैं, स्वपरागण के जो पौधे होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते या बहुत अच्छे मकरंद युक्त आकर्षण जो उच्च गुणवत्ता के पौधे, इससे हमें सीधी सी बात नहीं होती है। इसमें पौधे आकर्षणहीन, मतलब जिनमें कोई आकर्षण नहीं होता। मकरंद रहित, मकरंद मीन्स खुशबू रहित, मकरंद रहित होते हैं। ठीक है। और इसमें जो पौधे होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी होते हैं, यानी कि इनमें आकर्षण भी होता है लुक वाइज और उनमें खुशबू भी होती है। इसमें पौधे आकर्षक और मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद मीन्स खुशबू, मकरंद युक्त होते हैं। ठीक है। इसमें
अब चूंकि ना आकर्षण होगा, ना खुशबू होगी, ना कुछ होगा, तो गुणवत्ता प्रभावित होगी ना, कम गुणवत्ता हो जाएगी। इसमें पौधे की जो गुणवत्ता होती है, पौधे की गुणवत्ता, गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी, गुणवत्ता कम अच्छी होती है। और इसमें उच्च गुणवत्ता के पौधे होते हैं, उच्च गुणवत्ता के पौधे प्राप्त होते हैं। एक और पॉइंट है, जब ये स्वपरागण होता है तो इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, हवा, वायु, कीट वगैरह इस चीज की। लेकिन परपरागण होता है तो एक परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में कैसे जाएंगे, या हवा के माध्यम से जाएंगे, या भंवरे के माध्यम से, भंवरे एक पौधे पे बैठा फिर दूसरे पे बैठ गया तो उससे परागकण वहां चले जाते हैं, तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती। और इसमें हम लिखेंगे हवा, वायु, दिखाई दे रहा है नीचे तक, मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि मोबाइल स्टैंड पे लगा हुआ है। हवा, वायु, कीट, कीट यानी कोई भी कीड़ा, वाह माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर। अब ये जरूरी नहीं कि अंतर के रूप में कुछ आपसे पूछ रही है, स्वपरागण क्या है, इसकी विशेषता बताइए, या परपरागण क्या है, क्या होता है समझाइए, 2 नंबर में, 3 नंबर में। या जब किसी पुष्प के एक ही पुष्प की वर्तिका, परागकण एक ही पुष्प की वर्तिका तक पहुंचता है तो इसे डैश 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 कहेंगे। अब आपको पता होना चाहिए इसे स्वपरागण कहेंगे या परपरागण। तो हम 4 नंबर के क्वेश्चन के साथ 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अगला हम पढ़ेंगे, चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते।